हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो आपको आज यहाँ पर जीके के बहुत ही धुआंधार क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी सारी जो जीके जीएस है वो कवर करा दी जाएगी धीरे धीरे। लेकिन आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हो तो। और हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है टोटल इसमें 25 क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको देख लीजिए। बात अगर करें हम लोग तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो है मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है। यानी आपने देखा होगा जो मलजल उपचार होता है, जो मंथन टैंक होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तेल और वसीय पदार्थ को निकालना, निलंबित ठोस पदार्थ को निकालना, या शीत कड़ी पदार्थ को निकालना, या अजैविक पदार्थ को निकालना। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और उम्मीद है कि आप लोग ये आंसर देंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। लेकिन एक बात सबसे पहले जल्दी ये काम कर लीजिए कि आप इसको जो है शेयर कर दीजिए थोड़ा सा वीडियो को। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग कहते हो तो पीडीएफ के लिए परेशान ना होइए, आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर उस ग्रुप पे जुड़ जाइए। आपको वहां पर वीडियो खत्म होने के बाद आपको वहां पर पीडीएफ भेज दी जाती है, आप वहां पर जाकर ले लीजिएगा। अभी तक जितनी भी क्लासेस चली है सारी की पीडीएफ वहां पर दे दी गई है। चलिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ का हो जाएगा मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य जो है वो तेल और वसीय पदार्थ को निकालना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की, कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है। यह आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो ओजोन होता है, मुझे लग रहा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको तो अभी चुटकियों में सॉल्व करोगे। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग, अपने जो है दोस्तों को भी आप इसको शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो ओजोन की परत होती है, इसका मुख्य कार्य होता है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। अगर हम बात करें कि ओजोन की परत जो होती है किस मंडल में होती है, तो आपको पता है कि हमारे जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें 5 मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद में फिर हमारा समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है और सबसे ऊपर वायुमंडल होते हैं। तो जो हमारा ओजोन लेयर होता है ये हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि ओजोन परत जो होता है किस मंडल में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? भोपाल में, झांसी में, मथुरा में, या कानपुर में? बताइए। जो आपका द्वारिकाधीश मंदिर है, मुझे लग रहा है ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। बाकी आप किसी भी कंपटीशन, किसी भी स्टेट से अगर आप हैं, यूपी हैं, बिहार हैं, झारखंड है, राजस्थान है, जहां भी एंट्रेंस होता है बीएड का, सब जगह के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, यानी द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो मथुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था या संकल्प अपनाया गया था। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की थोड़ी सी बात करूं तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी वो थी A.O. ह्यूम करके एक थे, उन्होंने की थी। और उस टाइम पर जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डफरिन करके थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में ये बात की गई थी पूर्ण स्वराज स्थापित करने की। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम की स्थापना की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने की थी और किस ईयर में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। बाकी आपको पता है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला कांड जो है आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसने यह आह्वान किया था कि पुनः वेदों को अपनाएं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती इन्होंने कहा था। और दयानंद सरस्वती की बात करें अगर हम, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, या राजस्थान में? चलिए, तो जो रावत भाटा परमाणु संयंत्र है ये आपका स्थित है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार था? और ये काफी इंपॉर्टेंट है पाब्लो पिकासो, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। बताइए इसका आंसर। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। जो पाब्लो पिकासो है यह स्पेन का बहुत ही प्रसिद्ध जो है चित्रकार था। आगे बढ़ते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ?
हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि? चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल का विभाजन। जो बंगाल का विभाजन हुआ था, अगर आपको पता हो, तो 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था इसको। बाकी जितनी भी है, चाहे आपकी हड़प नीति हो, चाहे अस्थायी बंदोबस्त हो, चाहे सहायक संधि हो, ये सब जो है इसके पहले हुए थे। ठीक है, हड़प नीति की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसने शुरू की थी? डलहौजी ने शुरू किया था। और डलहौजी का एक काम आपको और याद रखना है, इन्होंने ही 1853 ईस्वी में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई थी। ठीक है, अगर हम बात करें, रेलगाड़ी चलाई नहीं थी, यानी उस टाइम पर जो हम कह सकते हैं गवर्नर जो थे वो डलहौजी ही थे। ठीक है, 1853 ईस्वी में जब वो गाड़ी चली थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे। आगे बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? यानी कि जो अशोक आप सबको पता है कि ये मौर्य वंश का मौर्य वंश का शासक था। हालांकि मौर्य वंश के अगर हम अंतिम शासक की बात करते हैं तो वो बृहद्रथ था। ठीक है, और मौर्य वंश के शासक थे अशोक। अशोक जो था ये बिंदुसार का लड़का था, और जिन्होंने कलिंग युद्ध लड़ी थी 261 ईसा पूर्व में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी हैं, 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग वार लड़ा था। और अशोक की जो शिलालेख थी, इन्होंने जो है 42,000 शिलालेख लिखवाए थे, यानी कि पत्थरों पर इन्होंने कुछ ना कुछ लिखवाया था। तो किस लैंग्वेज का प्रयोग किया था जो लिखवाया था? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण पिंड से, खनिज तेल उत्पादन से, खाद्य तेल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से? बताइए, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण माने क्या होता है? काला होता है। तो काली क्रांति किससे संबंधित होती है? बता दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा खनिज तेल उत्पादन से। कृष्ण माने काला, तो अगर कृष्ण क्रांति नहीं आता एग्जाम में, काली क्रांति आती है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? चलिए बताइए। सुश्रुत, चरक, चारवाक और धन्वंतरी, बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारवाक। ठीक है, जो चारवाक थे ये चिकित्सक नहीं थे। बाकी सुश्रुत, चरक संहिता आप जानते ही हो, धन्वंतर तो सबसे बड़े चिकित्सक ही हैं। तो ये तीनों जो है चिकित्सक थे, बाकी चारवाक जो हैं वो चिकित्सक नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारवाक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण? बताइए, जो भौगोलिक मानचित्र होता है ये तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? क्वेश्चन आज जो है थोड़े अच्छे लेवल के हैं, तो परेशान न होइए, आज आपको ये सारे क्वेश्चन सीखने को मिल जाएंगे कौन कहां पर है। तो हरियाणा में जो सुविख्यात पक्षी विहार है, ये तो इजी होना चाहिए था, सुल्तानपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 16, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो चक्रवाती जो तूफान होता है इसी को हम लोग आकस्मिक बाढ़ कहते हैं। ठीक है, चक्रवाती तूफान। चलिए बाकी अगर हम यहाँ पर आकस्मिक बाढ़ की बात करें तो हमारा चक्रवाती तूफान हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि भूकंप, यानी समुद्र में जो भूकंप होता है उसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? ये बहुत सारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, तो भारत का जो सबसे बड़ा संघ शासित राज्य है, क्षेत्र है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। भारत का सबसे बड़ा जो संघ शासित राज्य क्षेत्र है वो पुडुचेरी है। निम्नलिखित में से कौन रुधिराहारी है? रुधिराहारी का मतलब होता है जो खून पीता है, या ऐसा कह दें कि जो रुधिर का आहार करता है। फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर या घोंघा? ये तो बहुत इजी हो गया। निम्नलिखित में से कौन रुधिर आहारी, यानी इसमें से कौन है जो रुधिर आपका आता है, रात में आता है आपका रुधिर पीने जब आप सोने जाते हो, तो वो है आपका मच्छर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक बाइट किसके बराबर होता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बाइट जो है ये किसके बराबर है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 बिट्स। ठीक है, एक बाइट जो होता है ये 8 बिट्स के बराबर होता है।
मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने किया? मुक्त विद्यालय यानी कि ओपन स्कूलिंग जो होती है, दूरस्थ शिक्षा, इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, हेक्टर मुनरो या हेराल्ड विल्सन? तो अगर मैं बात करूं, जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। विंस्टन चर्चिल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और अगर मैं बात करूं 20वें नंबर के सही आंसर की, तो वो हो जाएगा हेराल्ड विल्सन। हेराल्ड विल्सन ने ही सबसे पहले जो है मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना करने का विचार दिया था। आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? चलिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग आप। चलिए, तो गुरु अर्जुन देव की अगर हम बात करें तो ये हैं 5वें नंबर के गुरु थे और इनको मौत की सजा या फांसी की सजा दे दी थी जहांगीर ने। अगर आपको पता हो तो जहांगीर ने इनको मौत की सजा दे दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलुआ पत्थर जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो जो बलुआ पत्थर होता है ये आपका क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली। चलिए, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? टोटल आज 25 क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग 24 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचे हैं, उसका भी आप जवाब दे दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज मजा बहुत आया होगा क्वेश्चन में, ठीक है? क्योंकि मैंने आज ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है, जैसा आप चाहते थे कि आंसर तो फिर मैंने आंसर देने की कोशिश की है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। तो मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? वोम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? चलिए बता दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वहां पर हर वीडियो के बाद में, वीडियो खत्म होने के जस्ट बाद आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, तो गर्भाशय के लिए जो वैकल्पिक शब्द है उसको हम लोग जो है यूट्रस बोलते हैं, ठीक है? तो यूट्रस हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो बिना लाइक किए मत जाना और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो, तो शेयर करके ही जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।